हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम रिडॉक्स का लास्ट सेशन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, अब मैंने आपको शुरू में बताया था सारी रिएक्शनें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती हैं। कुछ रिएक्शंस नॉन रिडॉक्स भी होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें एन फैक्टर नहीं निकाला जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें है ना, सभी रिएक्शंस मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती। तो फिर कौन कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो उनके टाइप क्या हो सकते हैं? तो उनके टाइप है कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डीकंपोजिशन, है ना। ये उनके टोटल इस तरह के 4 टाइप है। हालांकि इसके अंदर भी 1-2 टाइप आते हैं, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा भी होता है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, है ना, तो वो भी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, सीधा सीधा दो चीजें कंबाइन करेंगी और एक तीसरी चीज बन जाएगी, दैट इज कॉम्बिनेशन। क्लियर है भाई सबको? यस सर। तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करें। कार्बन प्योर स्टेट में 0, ऑक्सीजन प्योर स्टेट में 0। यहाँ पर कार्बन क्या आ गया, 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -4। यस यस सर। माइनस का है यहाँ पर, इसका और कार्बन का कितना होना चाहिए, फिर इसका +4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक ही कार्बन है, तो अब देखिए कार्बन 0 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रही है। टोटल -4 है, लेकिन जा तो -2 में रही है ना एक ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। यस क्लियर है भाई? यस सर। हर रिएक्शन में ढूंढना है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये रिडॉक्स है, पक्का रिडॉक्स है। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा था, दो चीजें ऐड हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, दो चीजों से एक चीज बन रही है। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेस हो जाना, जैसा नाम से आपको पता लगता है, डिस्प्लेस, अपनी जगह बदल लेना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए x है, ये y z के साथ में y और z इकट्ठे हैं, और x जो है वो अकेला है। तो हुआ क्या, x और z इकट्ठे हो गए, y अकेला रह गया। ठीक है, तो z जो है वो डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह छोड़कर चला गया, है ना। इस तरह से इन्होंने अपनी पोजीशंस बदल ली, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन्हीं रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर अलग हो जाएगा, जिंक सल्फेट, यानी कि सल्फेट जो है वो जिंक के साथ लग जाएगा। तो पहले जिंक था 0 ऑक्सीजन स्टेट में, अभी जिंक कितना आ गया, 2 पॉजिटिव, क्योंकि SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, पूरे SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर भी SO4 पर 2 नेगेटिव है और कॉपर पर 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब। ठीक है, तो भाई कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये करेगा रिडक्शन, और जिंक 0 से 2 पॉजिटिव जा रहा है, ये करेगा ऑक्सीडेशन। SO4 कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फर्दर वेनेडियम पेंटॉक्साइड प्लस कैल्शियम 2 वेनेडियम, 2V नहीं है ये, 2 वेनेडियम, V वेनेडियम होता है, और CO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2, कैल्शियम ऑलवेज +2, एल्केलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +2, एल्कली मेटल ऑलवेज +1, एल्युमिनियम ऑलवेज +3। याद है ना सबको? यस सर। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना, ये गैल्वेनिक सेल टाइप की रिएक्शन है, गैल्वेनिक सेल में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव टू लर्न दिस। और ये आपने 9th 10th में भी पक्का की होगी। कॉपर सल्फेट येलो कलर का सॉल्यूशन था, जिनके अंदर डालते हैं तो जिंक सल्फेट अलग हो जाता है ना। ये वही रिएक्शन है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिए आगे वाले रिएक्शन में देखते हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो यहाँ पर वेनेडियम ऑक्सीजन -2 होता है, 5 है तो -10 हो गया। तो वेनेडियम क्या है, 2 वेनेडियम +10 दिखाने चाहिए, तो एक वेनेडियम अगर +5 दिखाएगा तो 2 वेनेडियम +10 दिखा देंगे, मतलब वेनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट +5 है। कैल्शियम की यहाँ 0 है, वेनेडियम यहाँ 0 हो गया, तो +10 से ये +5 से, एक वेनेडियम तो +5 है ना, 0 हो गया, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन करेगा। ठीक है, और
ऑक्सीजन -2 है, इधर भी -2 है, कैल्शियम 0 से +2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ऑक्सीडेशन होगा। यस, क्लियर है बेटा, Yes, sir. है ना? ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, वेनेडियम ने अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दिया और किसको, कैल्शियम को। ठीक है, कैल्शियम के पास ऑक्सीजन आ गया, पहले वेनेडियम के पास था। तो ये कुछ इस तरह से ये भी डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह बदल रहे हैं। जो चीज कैल्शियम के साथ थी, जो वेनेडियम के साथ थी, वो कैल्शियम के साथ आ गई। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखिए, अब जरा मैं आपको यहाँ पर गैल्वेनिक सेल करवा रहा हूँ। ये गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल था रिएक्शन, ये अब आपको ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद कर लेना। सीधी साफ बहुत बोल रहा हूँ, इतना ही है आपके सिलेबस में। 11th क्लास में, 12th क्लास के अंदर ये थोड़ा ब्रॉड लेवल पर आएगा, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है, वो तो आना ही चाहिए। लेकिन उससे हम सेल बना सकते हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा ले रहा है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चल के जाएगा, यस और नोट? गायब तो नहीं होगा ना, चल के जाना पड़ेगा। Yes, sir. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं या आयन चल रहे हैं, आयंस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो मेल्टिंग मोल्टन स्टेट में होते हैं, तो आयंस के फ्लो से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से भी होती है। तो हम यहाँ पर आयन के फ्लो को तो नहीं कहेंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दो ही कारणों से चलती है। इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या फ्री आयन चाहिए। फ्री आयंस तो हमारे पास नहीं है, हालांकि इसमें कुछ हेल्प करते हैं फ्री आयंस, ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी प्रोसेस है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। ये देखिए जिंक की प्योर रोड है, क्लियर है बेटा? जिंक की प्योर रोड, Yes, sir. ठीक है। तो जिंक की प्योर रोड ऑक्सीडेशन करेगी, कैसे करेगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो के लिए एरो लगा हुआ है, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब सिर्फ 2 छोड़ेगा, बहुत सारे जिंक हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये है कॉपर। कॉपर क्या कर रहा है, रिएक्शन फिर से याद कीजिए, नीचे लिखी हुई है, देखिए जिंक 0 था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, जिंक 2 पॉजिटिव बन गया। कॉपर 2 पॉजिटिव था, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कॉपर 0 बन गया। तो यहाँ होगा क्या, जिंक की जो रोड है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ डोनेट कर रही है कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। तो नीचे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, याद रख लेना, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, नीचे कॉपर सल्फेट है यहाँ, और इसमें भी जो सॉल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट। यस, क्लियर है? Yes, sir. तो होता क्या है, अब जरा मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में भी बना लीजिए। ये है कॉपर, यहाँ पर मान लीजिए जिंक सल्फेट है, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये है जिंक सल्फेट। इस तरफ है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इस तरफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये है Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के 2 सॉल्यूशंस हैं। इन सॉल्यूशंस में जिंक सल्फेट वाले में जिंक की रोड है, ये मर्ज होनी चाहिए डेफिनेटली सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं कि आप इसको सॉल्यूशन से बाहर छोड़ दो। यहाँ कॉपर की प्योर रोड है, तो कॉपर की प्योर रोड, और यहाँ है जिंक की प्योर रोड। इस रोड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। रोड, इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ट्रांसफर होने वाले, आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। और इन दोनों को मैं एक वायर से जोड़ रहा हूं, ठीक है, वायर से। तो होगा क्या, ये समझ में आ गया अभी इतना? Yes, sir. अब इसको बोलते हैं, वो तो इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, ये भी और ये भी, तो दोनों ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों के दोनों। जैसे ये जिंक सल्फेट वाला भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, और इधर से कॉपर सल्फेट भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, याद रख लेना। अब जब इसके अंदर हम डोनेट ऐसा कुछ करते हैं तो होता क्या है, हर एक रोड का अपना एक पोटेंशियल होता है, हर एक रोड का अपना एक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है कि लेना चाहता है, सबकी अपनी एक इंटरनल कैपेसिटी होगी, है ना। कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा डोमिनेंट प्रवृत्ति के होते हैं, डोमिनेंट मतलब वो हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग रिसेसिव होते हैं, चुपचाप सुन लेते हैं, ठीक है बोलने दे यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो रिसेसिव भी कभी कभी जब भड़क जाए तो फिर ज्यादा वाला भड़कते हैं वो लोग, है ना, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, कुछ मेटल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करना चाहती हैं एज कंपेयर टू दूसरी मेटल के, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल, रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस, ये बात समझ में आई? रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई रोड पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करना चाहता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है।
वो बाद में हम करेंगे कभी, अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, जब 12th के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये सेल याद रखना है ताकि कुछ कुछ बेसिक आपका क्लियर हो जाए। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर जाएंगे तो जिंक यहाँ जिंक रोड में क्या बन जाएगा, 2 पॉजिटिव बन गया, 2 पॉजिटिव, क्योंकि हर एक जिंक क्या कर रहा है, हर एक जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये जिंक यहाँ नहीं रहेगा, ये नीचे गिर जाएगा सॉल्यूशन में, यानी मेटल भुरना शुरू हो जाएगी, नीचे से पाउडर फॉर्म में मेटल नीचे सॉल्यूशन में गिरना शुरू हो जाएगी। यस, ये समझ में आया? यस सर। तो यानी कि मेटल जो थी प्योर मेटल, उसके ऊपर एक लेयर थी, ये लेयर ऐसे भुर गई है, नीचे गिरना शुरू हो गई, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन नीचे गिर जाएंगे तो मेटल की रोड क्या हो जाएगी, पतली होना शुरू हो जाएगी, पतली, बिल्कुल पतली सी रह जाएगी, ये मोटी नहीं रहेगी। अब यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन गए वो जिंक वाली इस रोड में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से उठेगा और इसके ऊपर चिपक जाएगा और प्योर कॉपर बन जाएगा, मतलब ये रोड क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, मोटी। यस सर। है ना, क्योंकि कॉपर नीचे से कॉपर इसके ऊपर आ रहा है और यहाँ जिंक ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ये प्रोसेस होती है, और जिसकी वजह से जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और इसका फायदा हम कैसे उठाते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहां से मैं वायर दूंगा तोड़, और वायर को तोड़कर, और ये वायर डायरेक्टली इस तरह से मैं बल्ब के अंदर से पास आउट कर दूंगा, तो इन जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वायर के अंदर, जिसकी वजह से ये हीट हो जाएगी, हीट होने से ये ग्लो करेगी, यानी मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कुछ एनर्जी मैं क्या करूंगा, यूज कर लूंगा हीटिंग में, हीट एनर्जी में, यही इलेक्ट्रिसिटी है। या फिर मैं मैग्नेट लगा के किसी चीज को घुमाने में, पंखा, फैन, कूलर, एसी, जो भी चीजें उन सबको चलाने में यूज कर लूंगा। तो जो फ्लो है ना इलेक्ट्रॉन्स का, जो पीछे से धक्का लग रहा है, जो इनकी स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो जो जोर है इलेक्ट्रॉन्स का, वो जोर मैं यूज कर लूंगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो जिंक की रोड में जितना जोर से धक्का मारने की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को, उस पोटेंशियल को कुछ मैं यूज कर लूंगा और बचता खुचता पोटेंशियल में कॉपर को दे दूंगा, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। यस, क्लियर है? यस सर। ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और हमारे सभी सेल, जो आप पेंसिल सेल देखते हैं, जो आपकी दीवार घड़ी के अंदर, वॉल क्लॉक के अंदर जो होता है सेल होता है, रिमोट में जो सेल है, सब सेल इसी फंक्शन पे काम करते हैं। बट यहाँ हमने लिक्विड लिया है, उन सेल्स में हम केमिकल जो लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में होता है, पेस्ट। आपने देखा होगा सेल के ऊपर एक लोहे का कवर चढ़ा होता है, फाड़ा कभी सेल? यस सर। टीयर फियर करते हैं जब उसको हम, तो उसमें लोहे का कवर चढ़ता है, उसको निकालेंगे तो अंदर से पाउडर फॉर्म में कुछ चीजें निकलती है, कुछ पेस्ट भी निकल सकता है, तो वो मिक्स करके, यानी लगभग सॉलिड जैसे से, पेस्ट जैसे से केमिकल यूज होते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, लिक्विड नहीं यूज करते हैं। पहले लिक्विड वाला ये वाला सेल यूज होता था, लेकिन आजकल नहीं होता, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, लिक्विड को, है ना, संभाल के जचा के रखना पड़ेगा, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो आजकल हम बिल्कुल सॉलिड वाले, पेस्ट वाले सेल यूज करते हैं। तो ये है हमारा गैल्वेनिक सेल, क्योंकि गैल्वेनिक एक पर्सन था, उसने सबसे पहले दिया था, इसीलिए इसको गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। समझ में आ गया अभी वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है? यस। तो जिंक क्या बन गया, जिंक बन गया 2 पॉजिटिव, और कॉपर जो 2 पॉजिटिव था वो बन गया प्योर कॉपर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और हम यही तो दिखाते हैं आपको, यही सेम प्रोसेस ही आपको शो करते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सल्फेट उसके साथ चिपक जाएगा। अब साथ में एक और चीज बताता हूँ, जिंक यहाँ नीचे गिर रहा है, दिख रहा है बेटा सबको जिंक? यस सर। तो जो जिंक यहाँ आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा देगा, पहले भी तो थी कुछ, अगर ये सॉल्यूशन में बढ़ाएगा तो जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली टेंडेंसी है, तो ये जिंक रोड क्या करेगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन क्या करेगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स को, रोड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे अब वो डोनेट नहीं हो पाएंगे, तो कुछ देर बाद तो सेल बंद हो जाएगा, है ना। क्लियर है? ये एक बार और बता दो, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ठीक है, देखिए बेटा क्या होगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, जिंक की रोड ने, इस रोड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जिससे जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में नीचे गिर गया। अब मुझे ये पता है सॉल्यूशन में पहले से जिंक सल्फेट और Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ऑलरेडी हैं इसमें, तो जिंक और आ गया, एक और आ गया। अब ये 2 पॉजिटिव आयन ज्यादा बढ़ गए, तो क्या होगा, 2 पॉजिटिव आयन चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उनको, वो इस रोड से छीनने की कोशिश करेंगे, बट ये रोड तो उसको दे रही है, तो ये कहेंगे तू उनको ऐसे कैसे दे रहा, भाई हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो ये इसके इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, फ्लो बंद हो जाएगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यानी कुछ देर तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जैसे ही सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो अब जिंक 2 पॉजिटिव आयन रोड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन तो उतने ही रहेंगे, ये तो बढ़ नहीं रहे, ये बढ़ रहे हैं, तो इनको पर्याप्त सफिशिएंट अमाउंट में सल्फेट नहीं मिल रहा, तो ये फिर जिंक रोड के ऊपर वापस जाने की कोशिश करते हैं, और जिंक रोड तो इलेक्ट्रॉन उधर डोनेट कर रही है, तो उधर डोनेट करवाने की टेंडेंसी घटा देते हैं। क्लियर है ना सबको ये बात? ठीक है। यस। कुछ देर बाद हमारा सेल रुक जाएगा, ये तो प्रॉब्लम है। जब तक जिंक की पूरी रोड खत्म ना हो जाए तब तक अपना सेल काम करे। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम करते हैं, हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ब्रिज साल्ट का बना होता है, इसलिए नाम है साल्ट ब्रिज होता है दो कैरियर्स के बीच में, इसीलिए इसका नाम ब्रिज है। अब ये क्या काम करता है? इसके अंदर ना KCl, ठीक है, और अगार अगार सॉल्यूशन ऐसा कुछ होता है। अगार अगार क्या होता है पता है भाई? पहले तो मुझे ये बताओ। AgAr, अगार अगार सॉल्यूशन। अगार अगार सॉल्यूशन एक्चुअल में प्रोटीन का एक मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन का बना होता है। क्लियर है? एग्जैक्ट कंपोजिशन तो मुझे नहीं पता है, बायोलॉजी में आता है, ठीक है, और केमिस्ट्री में इसका जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो KCl जैसा सॉल्यूशन, KCl जैसा साल्ट अगार अगार के अंदर मिक्स करके हम एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बना दें। ये जेल टाइप में, इसके अंदर जेल भरा हुआ है, समझ रहे हो, जैसा आपका टूथपेस्ट होता है। क्लियर है? यस सर। ये सॉल्यूशन इसमें भरते हैं। अब ये क्या करता है, क्यों भरते हैं, तो इसका कारण अब जरा जानिए। ये क्या करता है, जब जिंक 2 पॉजिटिव आयन इधर बढ़ गए ना, तो ये Cl नेगेटिव आयन नीचे गिरा देता है इसके अंदर। अब Cl नेगेटिव आयन क्योंकि नीचे गिर गया उसमें से, तो जिंक 2 पॉजिटिव को क्लोरीन नेगेटिव आयन मिल गया। एक को 2 चाहिए, तो एक और क्लोरीन नेगेटिव आयन इसने डोनेट कर दिया क्योंकि 2 पॉजिटिव था। तो इस तरह से क्या होगा, अब जिंक को क्योंकि नेगेटिव आयन मिल रहा है, तो वो इस जिंक रोड के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, और ये जिंक रोड अपने उसी पोटेंशियल के साथ, उसी पावर के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहेगा, जिससे हमारा सेल तब तक चलेगा जब तक पूरा जिंक का रोड नीचे ना गिर जाए। क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। साल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बना के रखता है। जहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहां डोनेट करेगा, जहां ज्यादा होते हैं वहां एक्सेप्ट कर लेगा। उल्टा, दूसरी तरफ उल्टा काम करेगा। अब दूसरी तरफ की कहानी सुनिए। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे तो भी जिंक इसको ऊपर चिपकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन इस रोड में बढ़ रहे हैं क्योंकि इधर से आ रहे हैं, रोड में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रोड पर चिपक रहा है, चिपक जाएगा तो बचेगा क्या सॉल्यूशन में? सिर्फ सल्फेट बचेगा। यस और नॉट? यस सर। अब सिर्फ सल्फेट बच गया तो नेगेटिव आयन बढ़ गया, नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में ज्यादा है, और रोड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, तो वो रोड में इलेक्ट्रॉन्स को आने ही नहीं देगा, वो कहेगा तू रुक। अब वो रुक गया तो भी सेल दोबारा रुक गया, उधर वाली समस्या सॉल्व कर दी, लेकिन ये सेल तो फिर से रुक गया। तो यहां क्या होता है, इसी साल्ट ब्रिज में से K पॉजिटिव आयन नीचे गिरता है, कॉपर 2 पॉजिटिव ऊपर चिपक गया, K1 पॉजिटिव नीचे आ गया, 2 K पॉजिटिव नीचे आ जाएंगे अगर एक कॉपर ऊपर जाएगा तो, जिससे क्या होता है, सल्फेट को अपना पॉजिटिव आयन मिल जाता है, और सल्फेट अब ये रोड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है इसको रिपेल नहीं करेगा और सेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। कॉपर एक्सेप्ट करेगा, जिंक डोनेट करेगा, तभी तो दोनों की पावर बढ़ जाएगी। उधर से वो खींच रहा है, इधर से वो दे रहा है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और हमारा सेल अच्छे से काम करेगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से साल्ट ब्रिज के फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है दोनों सॉल्यूशंस के बीच में, है ना। और देखो, जैसे हम कहते हैं ना, वायर में एक वायर हमारी इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, एक वायर से आपने देखा होगा 2 वायर चाहिए कम से कम इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एक अर्थिंग की वायर होती है, तीसरी वायर, उसको कोई जनरली यूज नहीं करता, लेकिन यूज करना चाहिए, सेफ्टी डिवाइस है वो, बट एटलीस्ट 2 वायर तो कम से कम चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, एक जाने वाली एक आने वाली। यस, सबको बताइए। यस सर। यहाँ पर जाने वाली इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन आने वाली तो नहीं है, तो साल्ट ब्रिज आने वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर का काम करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी बरकरार करता है। और ये जिसको बोलते हैं ना, एक लाइव वायर होती है और दूसरी कौन सी होती है, रिटर्निंग वायर, ये रिटर्निंग वायर का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रल और फेस बोलते हैं इसे, तो ये न्यूट्रल वायर का काम भी करता है। क्लियर है भाई? न्यूट्रल एंड फेस। फेस वायर वो जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
वो हमें झटका मारती है, और न्यूट्रल वायर वो जिससे वापस जाएंगे। अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो वहीं रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी थोड़ा चलेंगे, एक जगह पे ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वापसी का काम भी तो साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज का काम है। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब ये डायग्राम अगर आप याद करो, देखो जिंक को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड, रोड है ये जिंक की रोड, इलेक्ट्रोड, तो इसका नाम होगा इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, जिंक ये इलेक्ट्रोड है, जिंक की रोड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे। एनोड क्यों? ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसे ये नेगेटिवली चार्ज होता है हमेशा। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव साइड मानते हैं हम इसको, किसको? एनोड को। अब याद रखना, एनोड पॉजिटिव भी होता है। अब आप कहोगे अभी तो नेगेटिव बता रहा हूं, बिल्कुल नेगेटिव बता रहा हूं, पॉजिटिव भी होता है, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो एनोड होता है नेगेटिव, और जो रोड होती है वो जिंक का एनोड है, और इसको रोड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन करता है ये, ZnSO4 का सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस बनेंगे जिसके। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, और ये नीचे वाली रिएक्शन है, और इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, दूसरी तरफ जो होता है वहां होगा रिडक्शन, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर का रोड रिडक्शन कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, याद रख लेना। इस पर होता है, इसको बोलते हैं कैथोड, और इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो कैथोड होता है, जो डोनेट करता है वो एनोड होता है, और उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। क्यों? पॉजिटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, यस और नॉट? यस सर। इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कैथोड हो गया पॉजिटिव। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब ये तो थी इसकी कहानी, और इस टोटल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। अगर ये पूरा सेल नीचे, सारा जिंक नीचे गिर गया, हमारी बैटरी चार्ज कैसे होती है? चार्जिंग वाली बैटरी भी आती है ना, कुछ 5 रुपए का सेल वो चार्ज नहीं होता, हमें पता है, लेकिन चार्जिंग वाली बैटरी भी आती है, ये पता है सबको? Yes, sir. यस सर। चार्जिंग वाली जो बैटरी होती है वो ये वाला सेल चार्जिंग वाला सेल है, रिचार्ज हो सकता है। कैसे होता है? जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दूंगा, मेरी तरफ से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्लग से मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दूंगा, किसको? जिंक को। कैथोड से इलेक्ट्रॉन सारे जिंक की तरफ जाने शुरू होंगे, मेरी तरफ से धक्का लगेगा। ठीक है, कैथोड से जिंक की तरफ। इस टाइम पर कैथोड हो जाएगा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यस बेटा, समझ में आया? यस। नाम कैथोड ही रहेगा, नाम नहीं बदल सकते आप। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है नाम वही रहता है, कैथोड कैथोड रहेगा, बट वहां ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना? तो एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वहां रिडक्शन होगी, नेगेटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वहां ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। अब यानी कि चार्जिंग के ड्यूरिंग उल्टा काम होना शुरू हो जाता है, ये याद रखना। अब दूसरी बात, इसको याद कैसे रखें? तो देखो, एक लोन वर्ड है, जब बैटरी काम कर रही होती है ना, मतलब अपने वर्किंग आवर्स में लोन वर्ड को यूज करके आप याद कर सकते हैं। लोन में क्या होता है भाई? L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, और N मतलब नेगेटिव। ये याद रखिए, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है वहां, और नेगेटिव आयन होता है। तो एनोड है, नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन है लेफ्ट साइड में। जनरली हम उसको लेफ्ट में बनाते हैं, तो आपके लेफ्ट में ही बना हुआ नजर आ रहा है। ये कन्वीनियंस के लिए आप इसे राइट में भी बना सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं ना। ओ सुना ना, अंधेरा कायम रखो किलविश, उल्टा कर दो। लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है, टीचर शायद आपको फिर काट देगा, नंबर नहीं देगा, क्योंकि जनरली कन्वीनियंटली, सुविधाजनक तौर पर सभी लोग उसे लेफ्ट में बनाते हैं। आप भी उसे लेफ्ट में बनाइए, जहां ऑक्सीडेशन होती है, जहां एनोड होता है, जहां नेगेटिव होता है। क्लियर है? जब सेल काम कर रहा हो तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर सेल को चार्ज कर रहे हो आप, तो फिर लोन वाले फॉर्मूले पे भरोसा नहीं करना, फिर कैथोड हो जाएगा नेगेटिव, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव मतलब रिडक्शन। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये चीज याद रखिएगा, और यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला सबक। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी से पढ़ाई जाती है भाई, पूरा लेसन है इसके ऊपर 12th क्लास में। आपके सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, कैथोड एनोड से हम इलेक्ट्रिसिटी को गेन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोड। हाफ सेल क्या होता है? ये कंप्लीट सेल है, तो भाई इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाफ सेल। यस Yes, sir. यस सर। ये हाफ सेल है। ठीक है, दूसरे वाला क्या है? वो भी हाफ सेल है,
ये ध्यान रख लेना, ये दोनों हाफ सेल है, कहीं आप ये सोचो कि सिर्फ एक ही हाफ सेल है, ठीक है, तो ये दोनों हाफ सेल है, आधे आधे से। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, और लोन वर्ड में इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, इसका नाम वोल्टिक सेल भी, ठीक है। तो ये डायग्राम विद दिस रिएक्शन आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस ठीक सर। है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो देखो भी हम पहले क्या कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसमें एक ये वर्ड आया था, फिर डिस्प्रपोर्शनेशन। पहले वाली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आसान है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन थोड़ा आपको अलग लगेगी। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान रखना, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है, रिडक्शन भी करवा रहा है, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। सेम एलिमेंट simultaneously definite oxidation reduced simultaneously as well as oxidized भी हो रहा है, reduced भी हो रहा है एक साथ। कैसे? मान लीजिए ये X है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। अब X Y के साथ जुड़ गया, इसने -1 दिखा दिया, X Z के साथ जुड़ा, इसने +1 दिखा दिया, X ने, यानी X क्या कर रहा है, एक तो -1 में जा रहा है, -1 जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो गया, और एक +1 जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस करता है, हम उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, याद रखिएगा इसको, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखिए बेटा आगे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल जो है ना, ये उल्टी रिएक्शन का एग्जांपल है, सीधी का नहीं है, ठीक है, मैंने इसको उल्टा लिखा। यहाँ जो इन्होंने NH4 NO NNO3 है, ये तो प्रोडक्ट है और इधर रिएक्टेंट है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन की भी रिवर्स रिएक्शन होती है, एक रिवर्स, मतलब इसी को रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स लिख दूं तो वो उल्टा हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन का। यस, समझ में आ रहा है ये बात? Yes, ठीक sir. है, यस तो वो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखिए N2O क्या होता है भाई, लाफिंग गैस होती है N2O, पता है सबको? Yes, sir. लाफिंग गैस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए, ऑक्सीजन है -2 में, तो नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन क्या होने चाहिए, +2, दो नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन क्या होगा, +1, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन +1 आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दो नाइट्रोजन है तो टोटल +2 आ रहा है। दूसरा वाटर में ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो +2 टोटल आ जाएगा। अब इस तरफ क्या हो रहा है, NH4NO3 के अंदर, अब देखो भाई मैंने तो वैसे इसको काफी एक्सपेंड कर रखा है, लेकिन यहाँ NO3 पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है ऑलवेज, NH4 पर 1 पॉजिटिव होता है ऑलवेज, लेकिन हम नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे ना, तभी हमें समझ में आएगा। तो NO3 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन स्टेट में, क्यों? ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव अभी मॉलिक्यूल पे बचा हुआ है, तो 5 नेगेटिव यूज हो गया, मतलब नाइट्रोजन पर 5 पॉजिटिव है। यस, ये समझ में आया सबको? यस सर। इसको आप x मान के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए NH4 पर पॉजिटिव है, हाइड्रोजन 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 4 पॉजिटिव, इसका मतलब एक पॉजिटिव भी बचा हुआ है, तो नाइट्रोजन पर 3 पॉजिटिव यूज हो गया, तो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव होना चाहिए, 3 नेगेटिव। यस, क्लियर है? यस तो देखिए नाइट्रोजन क्या था भाई, +1 में था, तो नाइट्रोजन +1 से -3 हो गया, क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और नाइट्रोजन +1 से ही नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, +5 हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए 4, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बोलते हैं। यही नाइट्रोजन है जिसने ऑक्सीडेशन किया, यही नाइट्रोजन है जिसने रिडक्शन किया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही नाइट्रोजन कर रही है, एक ही एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यस, क्लियर है बेटा सबको, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? एग्जाम्पल याद कर लेना, रिएक्शन याद कर लेना बहुत जरूरी है ये, वरना पेपर में पता तो होगा डिस्प्रपोर्शनेशन होती क्या है, लेकिन करते कैसे हैं वो नहीं पता होगा, है ना। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, एग्जाम इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के सर ये अंदर सारी रिएक्शन हमारे 10th के हिसाब से ये ना, बस इसमें रिडॉक्स लग जा रहा है। हाँ रिएक्शन तो नॉर्मल है बेटा, लेकिन आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा, वो आना चाहिए। देखो मैं तीसरे लेक्चर हो गया ये, मैं यही चीज सिखा रहा हूँ, एक ही चीज, सिर्फ एक n फैक्टर अलग सिखाया था जिसका हम आज यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? और बिल्कुल आसान है ये, याद रख लेना, बिल्कुल आसान है। डायग्राम आता हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला सबसे आसान लेसन है।
और ये थ्रू आउट द, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इक्विवेलेंट फैक्टर और मोल कॉन्सेप्ट, ये तीनों चीजें एक मिलकर काम करती हैं। एन फैक्टर जिसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पहला लेसन केमिस्ट्री का, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं उसी के साथ एन फैक्टर आएगा, नॉर्मेलिटी उसी के साथ आएगी। ये तीनों चीजें एक मिलकर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं, और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आईआईटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही है बात? आसान होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में आ गया और आपने प्रैक्टिस कर ली। तो देखिए कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सारी रिएक्शनें बैलेंस कीजिए, सब रिएक्शनें बैलेंस करना आना चाहिए। साथ में नॉट ओनली जस्ट बैलेंस, आपको इक्विवेलेंट वाले एग्जांपल्स भी करने हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाले एग्जांपल भी करने हैं इसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई डीकंपोजिशन, अब ये बहुत आसान रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ा अटपटांग लग रही होगी कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? तो देखिए डीकंपोज हो जाना, वाटर है, हीट दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, टूट गया दो हिस्सों में, है ना। पहले क्या आ रहा था? कॉम्बिनेशन, दो चीजें जुड़कर एक बना रही थी। डीकंपोजिशन उल्टा है, एक से दो अलग अलग बन रहे हैं। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल जरूर याद करेगा। पानी बहुत आसान एग्जाम्पल है, गर्म कर देते हैं इसको, तो वाटर में हाइड्रोजन +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है +2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन -2 होता है, ऑब्वियस है। अब यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन 0 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ऑक्सीजन -2 से 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ऑक्सीडेशन करेगा। और हाइड्रोजन +1 से 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, रिडक्शन करेगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो ये निकालना तो आना ही चाहिए। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चल रहा है यहाँ पे, उसी को डीकंपोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कॉम्बिनेशन कौन सी है भाई? कॉम्बिनेशन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर NO बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन है, सीधी सी बात है ना। ये 0 था, ये भी 0 था, ये हो गया -2, ये हो गया +2, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहे हैं। नाइट्रोजन कर रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कर रहा है रिडक्शन। क्लियर है बेटा? यस सर। बाकी की रिएक्शन आप खुद ढूंढिएगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये था, ये टूट रहा है, ये तो डीकंपोज हो रहा है ना, कंबाइन तो नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? दो चीजें जुड़कर कुछ और दो नया बना रही है। तो क्या ये कर रहा है भाई? हाइड्रोजन और ऐसा कैसा, लेकिन ऑक्सीजन और साथ में जुड़ गया, और इधर से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हम इसको कॉम्बिनेशन, है ना। डीकंपोज भले ही हो रहा कुछ, या डिस्प्लेसमेंट जैसा। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो पहले चेक कीजिए कि क्या कोई एक एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा है। ये हाइड्रोजन है, +1 से 0 में चला गया, हाइड्रोजन -1 में भी हाइड्रोजन तो नहीं कर रहा, ऑक्सीजन भी नहीं कर रहा, है ना। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। तो ये आप खुद थोड़ा मत्था मार के देखिएगा, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये चीज समझ में आएगा। क्लियर? 1 मिनट दीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, तो ये समझ में आ गया भाई। तो करेक्ट आंसर इन्होंने दे रखा है, ठीक है, इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डोंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन नहीं दिखा रहा डिस्प्रोपोर्शनेशन? ये बहुत बड़ी बात है कि इनमें से कौन सा स्पीशीज नहीं दिखाता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। BR नेगेटिव पहला ऑप्शन, BRO नेगेटिव, ठीक है। अब बेटा दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BRO नेगेटिव, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन -2,
ठीक है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल -1 ऑलरेडी है, इसका मतलब -1 यूज हो गया ऑक्सीजन का, तो +1 होना चाहिए ब्रोमीन पर। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, सेकंड वाले में इसने क्या कर रखा है, तो सेकंड में BrO2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2, 2 ऑक्सीजन है -4 आ गया, लेकिन -1 पूरे मॉलिक्यूल पर है, तो मतलब -3 यूज हो गया, तो ब्रोमीन पर +3 होगा, तभी तो वो न्यूट्रल हो गया, -3 है ना। तो यहाँ आ गया ब्रोमीन, पहले 1 दिखा रहा था, फिर 3 दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट देखिए, ब्रोमीन जो है O3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 3 है, 3 × 2 6 हो गया, -6, 1 नेगेटिव ऑलरेडी है, तो +5 यूज हो गया, +5 और -6 क्या होते हैं, -1 बचेगा, तो -1 ऑलरेडी मॉलिक्यूल के ऊपर है, तो इस तरह से ब्रोमीन अब आ गया +5, पहले था +1, फिर +3, फिर +5। अब देखते हैं लास्ट, इसमें देखिए ब्रोमीन क्या हो रहा है, ब्रोमीन जो है O4 नेगेटिव, तो क्या होगा, 4 दूना 8 नेगेटिव हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, 1 नेगेटिव ऑलरेडी मॉलिक्यूल पर है, तो यानी 7 पॉजिटिव जो है ब्रोमीन क्या करेगा, 7 पॉजिटिव दिखाएगा, सीधा 7 पॉजिटिव। यस, क्लियर है? यस सर। यस। जरा ध्यान से देखिए, क्या ब्रोमीन 7 पॉजिटिव से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? ब्रोमीन के क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे जो होते हैं, इनके पास फ्लोरीन होगी, इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं, पता है सबको, और एक बॉन्ड होता है जो ये बनाते हैं, जैसे HF में, HCl में क्लोरीन पर कितने होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, पता है सबको? यस सर। पूरी फैमिली के पास में हमने एक बात की थी कि लोन पेयर, देखिए नाइट्रोजन फैमिली के पास 1, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं फैमिली के पास में, और फ्लोरीन फैमिली के पास 3 लोन पेयर होते हैं, सब में 3 लोन पेयर है, तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में। रिमाइंड कर लेना इस बात को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। सर आ गया। आ गया, ठीक है, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, ब्रोमीन 7 के 7 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब लास्ट वाले में, इसका मतलब अब ये इससे ज्यादा बड़ी ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। नो सर। 5 जो है +5, ये क्या कर सकता है, 3 दिखा सकता है बिल्कुल, 7 दिखा सकता है बिल्कुल, +5 वाला यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है वो, +3 दिखाएगा और +7, कम हो गई ज्यादा होगी, दोनों दिखा सकता है 5 वाला। 3 वाला 1 दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है, और 3 वाला 5 भी दिखा सकता है, ठीक है, ये तो इन्होंने खुद ही एग्जांपल दिया है, तो ये एग्जांपल नहीं है, ये आपको याद करना है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है आपका, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार क्वेश्चनों से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पता लगता है, हालांकि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन तरीका बदल दिया समझने का, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने होते हैं, ये थ्योरी में नोट करने होते हैं कि ब्रोमीन ऐसे करके इतनी ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है। अब क्या 1 पॉजिटिव, इसके पीछे तो कुछ नहीं है, ये 3 तो दिखा सकता है ज्यादा तो, लेकिन क्या ब्रोमीन 1 पॉजिटिव कम दिखा सकता है? बोलो। नो सर। दिखा सकता है, Br2 0 ऑक्सीजन स्टेट ब्रोमीन दिखा सकता है ना, Br2, यस, तो इसका मतलब 1 भी क्या कर सकता है, ये Br2 भी दिखा सकता है, जो कि 0 ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, Br2 ब्रोमीन जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस तरह से ये 0 भी दिखा सकता है, तो 1 वाला भी डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है, कम भी दिखा सकता है और ज्यादा भी दिखा सकता है, लेकिन 7 वाला इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता, इससे कम दिखा सकता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ये नहीं करेगा। पर ब्रोमेट आयन, दिस विल, सबके नाम लिखे हुए हैं, ये नाम भी याद रखना भाई, हाइपोब्रोमाइट आयन, ब्रोमाइट आयन, ब्रोमेट आयन, पर ब्रोमेट आयन, सबके नाम भी आपको याद रखने हैं और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा सबको? यस यस। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इन्होंने ब्रोमीन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट HBr के अंदर -1 दिखाता है, ठीक है, ये सारे फिर Br सबके साथ H लगा दो, 1 है ना, सबके साथ HBrO4 बन जाएगा, जितने भी हैं सबके साथ आप H लगाते जाइए, वो उनके सारे एसिड्स बन जाएंगे, ठीक है। मेथड बैलेंसिंग द रिडक्शन, तो यहाँ तक तो भाई सिंपल चीजें थी, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस थे, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो थोड़ा सा अलग लगा होगा, डीकंपोजिशन में डिकंपोज होता है 1 से 2 बनते हैं, कॉम्बिनेशन में 2 से 1 बनता है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट में एक अपनी जगह छोड़ के दूसरे के साथ चिपक जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में
एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करेगा, और डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन। अभी तक हमने एन फैक्टर पढ़ा था, एन फैक्टर यहाँ यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे मुश्किल पार्ट जो बच्चों को लगता है, याद रखना, जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं ना, आईआईटी की तैयारी करते हैं, वो भी कहते हैं हमें बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, वो भी जो अच्छी तैयारी करते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसका मतलब क्या ये बहुत मुश्किल है? ये मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। देखिए प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। एक तो बैलेंसिंग में इक्विवेलेंट वेट का काम आता है, वहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस लेसन में। ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो सबका यूं चुटकियों का खेल है, देख के बता देते हैं बच्चे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये, इसका ये, जैसे मैंने आपको 3 दिन से यही सिखा रहा हूं, है ना। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इतना तो हो गया। आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। केमिकल इक्विलिब्रियम को कर लेते हैं आसानी से, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसमें एसिड बेस का वो पीएच निकालना, बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना, वो मतलब आसान नहीं है, कुछ भी मिला देते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर दूसरा, फिर थर्मो के न्यूमेरिकल्स में भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। थर्मो करने में कितने दिन लगेंगे? दिल लगा के अगर 5 दिन कर लो, 5 दिन हर रोज 2 घंटे लगा के, 1.5 घंटा लगा लो, 2 मत लगाओ, 5 दिन थर्मो का न्यूमेरिकल कर लो और 5-6 दिन ही आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल कर लो। डेफिनेटली 2 हफ्ते का टाइम, 2 हफ्ते में जो लेसन सबके कमजोर होते हैं वो आपके मजबूत हो जाएंगे। लेकिन 2 हफ्ते हर रोज 1.5 घंटा लगाने में अगर आपको तकलीफ है तो बेटा फिर क्या करें, सोचिए आप लोग। सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ कि 2 हफ्ते लगाइए, 1.5 घंटा डेली लगाइए और आसानी से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको सारे लेसन आ जाएंगे। लेकिन डेली 2 हफ्ते, डेली 1.5 घंटा 2 हफ्ते। उसके अलावा आप जो बाकी काम कर रहे हो कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक में मेन लेसन्स हैं, मेन मतलब टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मोल कॉन्सेप्ट, अगर इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया तो मोल कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट तो बेसिक है और बहुत आसान है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने नहीं कर रखी तो भाई एक बार तो आपको मतलब 5-6 दिन मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके समझ में आएगा। उसके अलावा और कोई मुश्किल लेसन है केमिस्ट्री में? नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं है, किसी को कोई मुश्किल मानते ही नहीं। और कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, बहुत आसान लेसन है, उसके अंदर बस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कहीं दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन वो भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अब भाई हम शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंसिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 मेथड है इसके, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और एक हाफ रिएक्शन मेथड है। 2 मेथड है, ये दोनों मेथड बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन दोनों मेथड एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के रूल इनमें आपस में घुस जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। एक टाइम पर एक ही मेथड कीजिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत आसान। कौन सा मेथड ज्यादा कामयाब है? देखो भाई, हर मेथड की अपनी एक महत्वता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत आसानी से समझ में आता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो हाफ रिएक्शन मेथड से ही सॉल्व करना आसान रहता है, ऑक्सीडेशन में दिमाग घूम जाता है। तो इसका मतलब हमेशा हाफ रिएक्शन मेथड को यूज करें। डेफिनेटली अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ रिएक्शंस हाफ रिएक्शन मेथड में भी अप्लाई ही नहीं होती, वहां ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के जोड़ ये है कि दोनों करने पड़ेंगे अगर लास्ट एंड तक जाना चाहते हो। लेकिन अगर आपका इच्छा है कि हमें इतना नहीं करना है, हमें सिर्फ मेथड सीखना, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही काम चल जाएगा। बट आईआईटी लेवल पर नहीं चलेगा, स्कूल लेवल पर तो बहुत अच्छा चलेगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर कर लो। ठीक है, आपके जो स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें भी बैलेंसिंग नहीं आती होगी। बैलेंसिंग वो चीज है, आयनिक रिएक्शंस की बैलेंसिंग उन्हें भी नहीं आती होगी। उन्होंने करी होगी अपने टाइम पे, प्रैक्टिस अगर नहीं की होगी तो उनको भी नहीं आती होगी, गारंटी देता हूँ। ठीक है, वो एवरेज स्टूडेंट्स ही होते हैं जो सरकारी स्कूलों में लग जाते हैं ना, एवरेज से स्टूडेंट है, लास्ट में थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा जोड़ तोड़ कर लेते हैं और पास हो जाते हैं एग्जाम में। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो फिर छोटी नौकरी देखते ही नहीं है एक्चुअल में। सरकारी स्कूल के टीचर की नौकरी वो पसंद ही नहीं करते, याद रखना। वो सोचते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बने, वहां पर और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कई बार बीच में भी गाड़ी अटक जाती होती है, है ना। वो तो फैसला है, चलो भाई जैसा भी है जो भी है। तो यहाँ अब हम शुरू कर रहे हैं भाई। जनरली बैलेंसिंग कैरिड आउट आइदर ऑफ द 2 मीडिया। अब देखो एक और प्रॉब्लम है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में तो सबसे आसान काम है, दोनों के लिए बिल्कुल आसान है, इसमें कभी दिक्कत आती नहीं। यानी एक मेथड के आगे 2 मीडियम है, दूसरे मेथड के भी 2 मीडियम है।
तो टोटल दोनों मेथड्स के दो मीडियम्स के हिसाब से वो 4 तरीके बन जाते हैं, बट उसकी चिंता मत कीजिए, तरीके सिर्फ 2 ही रहेंगे, क्योंकि एसिड और बेस ये तो इसको तो बोलते हैं वर्कअप, हल्का फुल्का सजावट का काम है और कुछ भी नहीं, ये सब बहुत आसान है। ऊपर वाला मेथड ये दोनों में से एक मेथड को अब अच्छे से करना, याद रखना मैं एग्जाम्पल के साथ करवा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल के साथ ही करनी है और बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। तो चलिए भाई अब जरा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल को रट लीजिए, उसके मेथड को रट लीजिए और बार बार उसको फॉलो कीजिए। कम से कम आपको 20 रिएक्शन सॉल्व कर, कम से कम 20 रिएक्शन एक मेथड से, अगर वो सॉल्व कर ली समझ लेना सब आ गया, और वो भी लिख कर, देख कर नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया। तो नोटबुक पेन पकड़ो, वो क्वेश्चन राइज होता है तो मुझसे पूछो। तो देखिए क्या हो रहा है भाई, आयरन के साथ यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, ठीक है, सल्फेट है शायद, ये SO4, ठीक है, KMnO4, के उड़ा दिया हमने। जो बंदा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं कर रहा, उसकी सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी हमें इस रिएक्शन में जरूरत ही नहीं है, उसको उड़ा दो। समझ में आ गई मेरी बात सबको? Yes, sir. तो पहला काम ये करना है। तो देखिए SO4 यहाँ पर था, मैंने इसको उड़ा दिया, यहाँ पर भी SO4 था, ये भी उड़ा दिया, यहाँ पर पोटेशियम था, यहाँ पर भी पोटेशियम है, मैंने इसको उड़ा दिया दोनों तरफ, क्योंकि ये 1 पॉजिटिव ही रहता है, SO4 2 नेगेटिव ही रहता है, तो ये ऑक्सीजन स्टेट में चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर H2SO4 है, ये भी ऑक्सीजन स्टेट में चेंज नहीं करेगा, मैंने इसको भी उड़ा दिया। यहाँ पर पता नहीं क्या था, SO4 है शायद, ठीक है, SO4 है, इसको भी उड़ा दिया। यहाँ भी SO4 है, SO4 आएगा क्या, पता नहीं क्या आएगा, ठीक है, चलो जो भी आएगा हमने उनको उड़ा दिया जो ऑक्सीजन स्टेट नहीं कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, SO4 ये बेटा, ये रहा फुल ऑन लिखा हुआ है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखिए जरा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी पहले तो ये कर लो कि जो ऑक्सीजन स्टेट में चेंज कर रहा है उनको लिख लो, वो तो हम काउंट कर सकते हैं आसानी से। फिर जो नहीं कर रहा चेंज, खत्म कर दो उसे, हमने उनको खत्म कर दिया। अब देखिए आयरन 2 पॉजिटिव में, यहाँ मैग्नीज कितना, ऑक्सीजन है -2। अब आप ऐसे मत करना कि ऑक्सीजन तो -2 है तो इसको भी उड़ा दें, ये काम नहीं करना है। क्यों भाई, इसके बिना ना फिर आपको समझ नहीं आएगा कि +7 कैसे है। आप इस अकेला Mn को +7 नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि अकेला नहीं रहता है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा ही रहता है। जो आयंस हैं K पॉजिटिव आयन, ये तो सॉल्यूशन में अलग हो जाता है, यस और नॉट? यस सर। तो K पॉजिटिव आयन क्योंकि सॉल्यूशन में अलग हो जाता है, इसलिए हम K पॉजिटिव को, और वो दूसरी तरफ जाके भी ऑक्सीजन नंबर में कोई चेंज नहीं करता, इसलिए K पॉजिटिव को उड़ा सकते हो। बाद में लगाना भी पड़ेगा, ये याद रखना, लेकिन अभी कन्वीनियंस के लिए ऐसा करते हैं। तो भाई मैग्नीज है 2 नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन है 8 नेगेटिव, ठीक है। Mn4 पर 1 नेगेटिव चार्ज है, ये याद रख लेना, क्योंकि KMnO4 था ना, तो Mn4 पर 1 नेगेटिव है, 8 नेगेटिव टोटल हो गया, 7 पॉजिटिव ये है, डेफिनेटली ये Mn 7 पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ गया ऑक्सीजन स्टेट नंबर इसका कैसे निकाला, 7 पॉजिटिव। यस सर। आयरन यहाँ नेगेटिव, ये आयरन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आयरन दिखा रहा है 3 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है यहाँ कुछ भी, 3 पॉजिटिव, आयरन इज शोइंग 3 पॉजिटिव। तो आयरन यहाँ पर 3 पॉजिटिव शो कर रहा है, वहां पर कर रहा था 2 पॉजिटिव शो। नेक्स्ट देखिए मैग्नीज, SO4 साथ में लगा होता, मैग्नीज 2 पॉजिटिव शो कर रहा है। दैट्स इट। तो सबसे पहले तो हमने इनकी ऑक्सीजन स्टेटें लिख लेनी है, लिख लिया भाई, क्लियर है? Yes, sir. अब इनका n फैक्टर निकालना है। n फैक्टर कैसे निकालना था, देखिए सबसे पहले आपको ना नंबर ऑफ एटम जो फॉर्मूले में होते हैं ना वो बराबर रख करनी है। आयरन दोनों तरफ 1 है, यस सर। मैग्नीज भी 1 ही है, यस सर। बस ठीक है, नंबर ऑफ एटम हो गए बराबर, अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये पहले से बराबर, अगर ना बराबर हो तो क्या करें, यहाँ पर अगर मान लो 2 है तो हम इधर भी 2 लगा देंगे, बस इतना करना और कुछ नहीं करना। तो देखिए n फैक्टर क्या होगा भाई, आयरन के लिए n फैक्टर क्या होगा, जो इसका ऑक्सीजन यहाँ है और जो यहाँ है, इन दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव कर लो, 2 नेगेटिव कर लो, या 2 पॉजिटिव कर लो, 3 नेगेटिव, एक के साथ नेगेटिव लगाना है, किसी एक के साथ। तो साइन लगाएंगे, -1 आ रहा है हमारे पास, हमें पता है n फैक्टर में माइनस प्लस का कोई मीनिंग नहीं है, 1 आ रहा है, तो आयरन का n फैक्टर हो गया 1। क्लियर है बेटा? यस सर। मैग्नीज का निकालेंगे। देखो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 2, तो 7 माइनस प्लस का 2 कर दो, या फिर 2 माइनस प्लस का 7 कर दो, जो आएगा वो तो 5 ही आएगा। क्लियर है? क्योंकि माइनस वाला साइन यहाँ रिकमेंडेड नहीं होता, n फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ गया 5, n फैक्टर मैग्नीज का आ गया 5। यस, समझ में आ गया भाई? Yes, sir. यस सर। आसान काम है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने अब देखो ये दिखा रहा है कि MnO4 में 7 है, ये 3 है, ठीक है, जो भी दिखा रहा है सब बकवास है।
यहाँ पर ये आयरन और मैग्नीज +2 में आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। स्टेप 2 देखिए अब जरा, स्टेप 2 में क्या करते हैं, वो स्टेप 2 में ये कहता है कि इनके आगे पीछे जो आयन है ना, उन आयन्स को उड़ा दो। इसने स्टेप 2 में वो आयन सारे उड़ा दिए जो मैंने सबसे पहले आपको स्टेप 1 में ही उड़ाने को बोल दिया था। ये देखिए सारे मैंने पहले उड़ा रखे हैं यहाँ से। यस, क्लियर है? यस सर। तो मतलब ये काम हम कर चुके हैं, बट फिर भी इस रिएक्शन की शक्ल आपको दिखानी जरूरी है। तो ये 2 पॉजिटिव, ये 7 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो दूसरा स्टेप ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाइड द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस स्पीसीज, ये तो हम कर ही चुके हैं, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है, आइडेंटिफाई कर लिया, एन फैक्टर निकाल लिया तुमको। अब क्या करना, फाइंड डिक्रीज और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो फाइंड करने का मतलब एन फैक्टर MnO4 के लिए 5 है और आयरन के लिए 1 है, ये भी मैंने पहले ही उसमें कर दिया था। यस, क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले ही रिएक्शन में ये कर चुके हैं हम, सारे स्टेप एक ही जगह पे मैंने बता दिए। आगे देखिए जरा, तो एन फैक्टर 1 और 5 आगे ये हमने कर लिया। इक्विलाइज डिक्रीज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब हमने क्या करना है, ये वाला स्टेप ध्यान से देखना, रिएक्टेंट साइड की तरफ इक्विलाइज करना है। इक्विलाइज डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज है बराबर करना है। क्यों? मान लीजिए अब हमें पता है आयरन क्या कर रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव होगा, डोनेट कर रहा है। यस यस सर। और मैग्नीज 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो भाई बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन किसने दिए मैग्नीज को? आयरन नहीं दिए होंगे, तो आयरन अकेला नहीं हो सकता। यस, समझ में आया? यस। तो क्या करें भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसका 1 है इसका 5 है, तो मैग्नीज का क्योंकि 5 है तो मैं आयरन का 5 बनाने के लिए क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा आयरन को। तो यहाँ, और याद रखना ओनली ऑन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट पे नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको 5 कर दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ इसको 5 कर दिया है। ठीक है, ये 5 है भाई, आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा बेटर नहीं है, इसको बेटर बनाते हैं ना। तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया है। कैसे मल्टीप्लाई हुआ ये अब इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। ठीक है, हमें बराबर करनी है अभी दोनों तरफ। अब मुझे पता है कि इसके पास 5, इसने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसने 5 ले लिए, बात बराबर हो गई। अब हो गई रिएक्शन लगभग बैलेंस। लेकिन दूसरी साइड तो एक ही आयरन है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी तो 5 होने चाहिए, है ना? यस, ये क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा ये चीज देखने लायक है कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होने चाहिए। तो वो हम दूसरी तरफ भी इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सिंपल है, नथिंग स्पेशल। छठा स्टेप देखिए, बैलेंसिंग एटम। अब एटम्स को बैलेंस कीजिए। ये 5 है तो भाई यहाँ पर भी मैंने 5 लगा दिया, ये रहा 5। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। मैग्नीज 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीज 1 है। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। अब ये भी याद रख लो, क्योंकि हम उसमें पानी मिलाते हैं या फिर एसिड मिलाते हैं या बेस मिलाते हैं, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल एटम्स को देखेंगे। तो पहले क्या किया, सबके जो आयंस थे जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करे उसको बदल दिया। दूसरा क्या किया, अब हम सबका एन फैक्टर निकाल लिया। तीसरा क्या किया, एन फैक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ एटम्स जितने लगे हुए हैं सारे 1 थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब एन फैक्टर को आपस में बैलेंस करो, दोनों एन फैक्टर बराबर हो जाने चाहिए। ऐसे किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, और वो भी सिर्फ रिएक्टेंट साइड। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से हमारे पास फिर बाद में प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लिया। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, लास्ट स्टेप खत्म हो गया बस। ऑक्सीजन एटम बैलेंस कैसे करते हैं, तो MnO4 5 आयरन थे, 1 मैग्नीज था, 5 आयरन थे, यहाँ पर वाटर डाल दिया, पानी डालना पड़ेगा। बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, पानी डालकर वाटर को बैलेंस कर देते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर 4 है ना ऑक्सीजन, तो मैंने क्या किया, 4 वाटर के मॉलिक्यूल डालूंगा तभी 4 ऑक्सीजन आएंगी। क्लियर है? यस सर। लेकिन हाइड्रोजन हो गई यहाँ 8, पहले हाइड्रोजन उधर तो थी नहीं कोई भी, तो हाइड्रोजन हो गई 8। क्या करूं, 8 हाइड्रोजन है, तो ऐड कर दे हाइड्रोजन। यहाँ पर 8 H पॉजिटिव आयन डालेंगे। यस, क्लियर है? यस सर।
तो यानी हाइड्रोजन क्योंकि 8 बढ़ गई, यहाँ पर 8 हो गई, तो इसलिए मैं 8 H पॉजिटिव आयन डालूंगा। अगर इस तरफ कोई और H2 जैसी गैस या कुछ और दिख रहा है तो वो वाले हाइड्रोजन माइनस कर देना और बाकी के जो बचे हुए हाइड्रोजन है उसमें उतने H पॉजिटिव आयन ऐड कर देना। क्लियर है? यस सर। 8 H पॉजिटिव आयन और उसने सबसे शुरू में ना H2SO4 दे रखा था जिसको मैंने काट दिया था क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं कर रहा था। तो यहाँ अब H2SO4 8 में कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे क्योंकि एक H में H2SO4 में 2 H होते हैं तो 4 दूना 8, तो अपने आप H2SO4 सीधा 4 लगा दो। क्लियर है? यस सर। 5 लगाए 4, H2SO4 भी लगे 4 और 8 H पॉजिटिव यहाँ ऐड हुए थे, तो ये H पॉजिटिव नहीं दिखाने आपको, अब सीधा H2SO4 दिखा दो। ठीक है, अब देखो मैंने इसको कर दिया KMnO4, इसके साथ सल्फेट लगा था, सल्फेट ही लगा दिया, ये H2SO4 ऐसा ही रहा। मैग्नीज के साथ MnSO4 लगा था, SO4 लगा दिया, 2 पॉजिटिव है तो ठीक है। आयरन के साथ में क्या लगा रहा हूँ? SO4 लगा रहा हूँ। अब ध्यान देना आयरन के साथ, अब ये 5/2 हो गया आयरन, ये ऐसे हुआ 5/2। अब ये सोचने वाली बात है, सोचिए Fe2SO4 थ्राइस, ये क्या कहानी है भाई? यहाँ तो 5 आयरन है, मुझे 5 आयरन टोटल करने हैं, लेकिन फॉर्मूले में अब ये चीज देखना कैसे बनी। मुझे 5 आयरन है जो 3 पॉजिटिव है और इनके साथ लगाना है सल्फेट आयन, तो 5 दिया 15 पॉजिटिव आयन है मेरे पास। यस यस सर। एक सल्फेट पर होता है 2 नेगेटिव, एक सल्फेट पर 2 नेगेटिव है। अगर मैं 2 सल्फेट लगाता हूं तो 4 नेगेटिव, 3 लगाता हूं तो 6 नेगेटिव, 4 लगाऊं तो गड़बड़ हो रही ना। तो भाई देखो 3 लगा दूं तो 6 नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आयरन पर तो 3 पॉजिटिव है, तो आयरन अगर 2 हो तो अब जरा ये देखना, आयरन मैंने 2 कर दिए तो कितना बन गया? 6 पॉजिटिव। इस 5 को एक बार मत देखिए, सीधा एक फॉर्मूला बनाइए आयरन सल्फेट का फॉर्मूला। तो आयरन अगर मेरे पास 2 है तो ये बन गया 6 पॉजिटिव क्योंकि आयरन पर 3 पॉजिटिव है, ये तो हमें पता है। ठीक है, और सल्फेट कितने लगाऊं फिर मैं इसके साथ? 3 लगा दूं, 3 दूना 6 नेगेटिव। यस, हो गया बैलेंस। यस सर। तो मेरा फॉर्मूला तो ये बनेगा Fe2SO4 थ्राइस। तो फॉर्मूला तो मुझे समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2SO4 थ्राइस। अब फॉर्मूला बनाने के बाद मुझे पता है कि ये तो 5 आयरन थे, 5 आयरन थे ना, मैंने तो यहाँ 2 आयरन पहले से लगा दिए, तो मैं इसके आगे 5 तो लगा रहा हूँ लेकिन नीचे लगा दिया मैंने 2, तो क्या होगा? ये 2.5 बन गए ना। तो ये 2.5 आयरन है, 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 का डबल तो 5 हो जाएगा, मतलब ये पूरा रिप्रेजेंट करता है 5 आयरन को। तो मैंने इसकी जगह पर इसको लिख दिया, लिख सकता हूँ, और इसके साथ सल्फेट लगा दिया। जो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा था, तो सल्फेट जितने भी लगेंगे वो ऑलरेडी फॉर्मूला से पता लग जाएंगे। फॉर्मूला ये है। क्लियर है बेटा? इस पूरे के बाहर है ये 5/2, याद रख लेना। यस, क्लियर है? यस सर। इस तरह से ये बैलेंसिंग हो जाती है। फिर उसके बाद में देखो 4 वाटर ऐसे कैसे रहेंगे। फिर K2SO4, अब K2SO4 मैंने हाफ क्यों लगाया भाई? वहां पर एक ही पोटेशियम है, SO4 भी था उसमें बन रहा था, तो मैं एक ही पोटेशियम, तो पोटेशियम का फॉर्मूला तो K2SO4 है, तो मैं इसके आगे हाफ लगा देता हूँ, बात खत्म। इस तरह से बैलेंस होगी। अगर आपको इसमें फिर भी प्रॉब्लम लगी कि हाफ ऑफ कैसे आ गए, टोटल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 8, क्वार्टर 8 हो गए, और ये हो जाएंगे 1। ऐसे ये है टोटल बैलेंसिंग, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से हमने कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस कर लिया। अब बात आती है फॉर एसिडिक मीडियम। अब देखो भाई, वैसे मैंने उसको बैलेंस यहीं पर कर दिया, एसिडिक मीडियम भी यहीं पर दिखा दिया, ठीक है। उसने सिर्फ पहले वाटर को बैलेंस किया था, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर मैंने एसिड को बैलेंस कर दिया, यहीं पर वो स्टेप पूरा कर चुका हूँ। लेकिन इन्होंने फिर अलग से फिर से दिखाया एसिडिक मीडियम के लिए, है ना। 8 H पॉजिटिव आयन, ये देखिए आयरन है 5 है, तो टोटल 10 पॉजिटिव आयन। अब इसको चेक कैसे करते हैं? एसिडिक मीडियम तो हम बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी, सारा कुछ ठीक है, ठीक है, मैंने तो पूरी बैलेंस भी कर दी। लेकिन बैलेंस करने के बाद लास्ट स्टेप एक आता है, इसको चेक करना है। कैसे चेक करें कि ये सही बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। मतलब पूरी इक्वेशन, वो पीछे वाली, ये वाली इक्वेशन लिखने से पहले, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट बता दिया मैंने, लेकिन इसको चेक भी करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 नेगेटिव, एक ही मॉलिक्यूल है, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव है, 5 मॉलिक्यूल है, 10 पॉजिटिव आ गया। यस यस सर। 8 पॉजिटिव, ठीक है। तो टोटल देखो 10 और 8 18, एक नेगेटिव है, 17 पॉजिटिव, 17 पॉजिटिव है इस तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ भी सेम होना चाहिए। मैग्नीज पर 2 पॉजिटिव है, एक ही है। आयरन पर 3 पॉजिटिव, 5 है, 15 पॉजिटिव। इस पे तो ये न्यूट्रल है, 15 और 2 17, 17 पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी 17 पॉजिटिव। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बराबर होने चाहिए दोनों कंडीशंस में। इसका मतलब आपने सही बैलेंस कर ली। ये चेक करने का तरीका।
ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद में वो 17 आ गए, ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, वो H2SO4 जोड़ के और वो दिखा रखा है कि कैसे होगा, ठीक है, उसकी आयनिक फॉर्म, ये बेसिक मीडियम। अब देखो ये आयनिक फॉर्म में इन्होंने वही दिखा रखी जो हम पीछे शो कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर मैंने इसमें H2SO4 को गायब कर दिया। अब जरा ध्यान देना, अब हम इसको बेसिक मीडियम में, मैं इसी रिएक्शन को, वो तो एसिड के मीडियम में थी, मान लीजिए एसिड ना दिया होता उस रिएक्शन में, बेसिक मीडियम होता तो क्या करते? अब ये थोड़ा सा फिर से आपका दिमाग घुमा देगा, है ना। हम क्या करते हैं, जितने वाटर यहाँ पर ऐड किए ना, ये 4 वाटर, ठीक है, तो वाटर जितने ऐड किए हैं OH नेगेटिव आयन उतने ही दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। OH नेगेटिव आयन यानी OH नेगेटिव आयन उसका डबल ऐड होगा, H2O होगा ना, तो डबल O 8 OH इधर 8 OH इधर। ये समझ में आया भाई? Yes, sir. या आप ऐसा कह सकते हैं कि 4 वाटर हैं तो 4 दूना 8 H पॉजिटिव आयन बनते हैं, तो 8 OH इधर 8 OH इधर। हम कुछ इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं, यानी एसिडिक मीडियम से, इसको सिंपल कर देते हैं, चलो एसिडिक मीडियम से ही 4 वाटर ऐड कर दिए, 8 H पॉजिटिव आयन ऐड होंगे, यानी ये तो एसिडिक मीडियम वाली बात है, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद में बेसिक मीडियम करते हैं, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद बेसिक मीडियम क्या करें। अब 8 H पॉजिटिव है, इसको मुझे बैलेंस करना है, तो मैं 8 OH नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा डालूंगा, क्लियर है? ये क्या बन जाएगा, 8 वाटर। तो इसलिए यानी मैं एसिडिक मीडियम में ही हमेशा बैलेंस करूंगा, सीधी सी बात है, जो हमने पहले बैलेंस की थी एसिडिक मीडियम वाली, वही दोनों चीजें उठा ली। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको तो सीधा H2SO4 बना दिया था, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ जितने H पॉजिटिव है ना उतने ही OH डाल दिए, ये तो बन गया पानी, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इस तरफ तो OH बढ़ गए ना, क्योंकि हमें दोनों तरफ बैलेंस करने हैं, अगर नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इस तरफ भी 8 OH डालने पड़ेंगे, क्योंकि वरना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ 8 जोड़ दिए तो यहाँ भी जोड़ने पड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ दो, क्लियर है? यस। ये दोनों तो बन गए पानी, इधर वाले OH बच गए तो बच गए, कोई चक्कर नहीं है, तो ये बन गया पानी और ये भी पानी है, तो 4 ये हैं 8 ही हैं, तो इसको माइनस कर दो, 4 वाटर इधर जुड़ेंगे और 8 OH उधर जुड़ेंगे, यानी इसी इक्वेशन में 4 वाटर के मॉलिक्यूल इधर रहेंगे और ये वाटर खत्म हो जाएगा और 8 OH नेगेटिव आयन इधर जुड़ेंगे। बस वही एसिड वाली रिएक्शन अब बेसिकली बैलेंस हो गई, बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई, क्लियर है बेटा? Yes. तो एक ही रिएक्शन को हमने एसिड और बेसिक दोनों मीडियम्स में बैलेंस किया। देखो प्रोसेस लंबी लग रही है ना, एन फैक्टर निकाल लो, पहले आयंस को हटाओ, फिर एन फैक्टर निकालो, फिर एन फैक्टर को बराबर करो, नंबर ऑफ एटम्स का भी ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में फिर एसिडिक मीडियम के अंदर मतलब फिर लेफ्ट साइड में एटम्स को बराबर करो, फिर राइट में बराबर करो, फिर वाटर के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सीजन को बराबर करो, फिर H पॉजिटिव आयन डालो, फिर H डालने के बाद एसिडिक मीडियम में बैलेंस होगी। अब एसिडिक में बैलेंस हो रही है तो उसको बेसिक में करने के लिए जितने H हैं जिस साइड में, अगर दोनों साइड H आ रहे हैं तो उसको लेफ्ट राइट ले जाओ, वो प्लस माइनस हो जाएंगे, जो बचेगा फिर उसके बाद उसको माइनस वाला नहीं बचना चाहिए, अगर माइनस में H पॉजिटिव आयन बच रहे हैं उसको लेफ्ट से राइट में ले जाओ, प्लस वाले बच जाएंगे, क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद बेसिक में क्या करते हैं, OH डाल दो दोनों तरफ जितने H हैं, बस बेसिक में हो जाएगी वो, फिर जो घटा बढ़ा करना है वो कर दो। तो ये तो वर्कअप है, इसमें कुछ नहीं है, एसिडिक या बेसिक मीडियम। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। इस तरह से ये जो है एक मीडियम के अंदर यानी एसिडिक मीडियम के बोलते हैं उसे ऑक्सीडेशन नंबर से हमने एक दोनों मीडियम्स के अंदर इसको बैलेंस कर लिया। अब दूसरा मेथड हाफ रिएक्शन मेथड से भी हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए वरना आप लोग गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए दूसरा मेथड मैं आज नहीं करवाने वाला, तो नेक्स्ट एक और क्लास लगाएंगे जिसके अंदर रिडॉक्स का दूसरा मेथड आपको सिखाएंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा और